हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? बहुत ही अच्छे हो। क्लास 8 का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमने पढ़ रहा था। एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट यही है, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइज़र। हम उसमें कुछ मैनर डालेंगे, कुछ फर्टिलाइज़र डालेंगे फील्ड में। पहले हमने पढ़ा था फील्ड को प्रिपेयर कर देंगे, उसमें से सीड को सोइंग कर देंगे। सारा मेथड हमने पढ़ लिया था। अब जो इस मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, इस मेथड में हम क्या करेंगे, अब हम फर्टिलाइज़र को डालेंगे, नहीं तो मैनर को डालेंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा टिक कर दिया। अब कुछ फ़ोटो देखते हैं आपका इंटरेस्टिंग करने के लिए। देखो इसमें क्या है कि एक पेड़ है, जिस पेड़ के पास क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको ज़रूरत होता है। होता क्या है कि जे पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझ लो कि जे बार बार एक ही फील्ड में जब क्रॉप प्रोडक्शन करते रहते हैं। अब इस बार प्लांट में क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, फिर उसको काट दिए, फिर दोबारा कर रहे हैं, तो मिट्टी का क्या होता है, न्यूट्रिशंस ख़त्म होता है। तो उस न्यूट्रिशंस को भरने के लिए हम उसमें मैनर डालते हैं, नहीं तो फर्टिलाइज़र डालते हैं। ठीक है। अब ये मैनर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, क्या दोनों सेम होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो बोलना चाहता है व्हेन क्रॉप आफ्टर क्रॉप इज ग्रो इन द सेम फील्ड। एक बार 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 जब क्रॉप्स ग्रो करता है इन ए सेम फील्ड, एक ही फील्ड में, द सॉयल बिकम्स पोर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। उस सॉयल का सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ सर्टेन न्यूट्रिशंस कमी हो जाता है। तब क्या करते हैं, मैनर एंड फर्टिलाइजर आर एडेड टू सॉयल टू रिप्लेस इट विथ न्यूट्रिशंस टू इंश्योर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब क्योंकि हमारे उस फील्ड में न्यूट्रिशंस खत्म हो चुका है, हम ऊपर से मैनर डालते हैं, नहीं तो फर्टिलाइजर डालते हैं, ताकि वो जो खत्म हो गया था न्यूट्रिशंस, वो फिर से रिप्लेस हो पाए और हमारा ग्रोथ कर पाए, प्लांट बहुत बढ़िया से ग्रोथ कर पाए। बहुत ही क्लियर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैनर एंड फर्टिलाइजर मैनर्स आर फार्मर कैन यूज। क्या क्या मैनर होता है? मैनर आते हैं ऑर्गेनिक, जिसको प्लांट में नहीं बनाया जाता है, जो केमिकल्स नहीं होते हैं, जो कि हमारे घर में भी हम बना सकते हैं, आपके आस पड़ोसी में भी कोई बनाता होगा, जो कि आप भी खुद बना सकते हो। तो वो क्या होता है ना, नेचुरल ऑर्गेनिक मैनर होता है एक तो, जिसको आप भी खुद बना सकते हो। दिस इंक्लूड्स द रॉ मैनर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैनर्स। ये दो को मिला के होता है नेचुरल ऑर्गेनिक मैनर। अच्छा, कंपोस्ट क्या करते हैं, कुछ भी आपके घर में आप वेजिटेबल का पील्स ले लीजिए, छिलका ले लीजिए, आप उसको लेके मिट्टी का ऊपर नीचे डाल दीजिए। मिट्टी का नीचे जब डाल देंगे तो कुछ दिन में वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को मैनर बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, रॉ मैनर इज ए मिक्सचर ऑफ कैटल्स एंड डोमेस्टिक वेस्ट। कैटल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। कैटल वेस्ट मतलब कि गोबर है, गोबर। डोमेस्टिक वेस्ट तुम्हारा भी जो वेस्ट है वो, उसको भी यूज कर सकते हो आज ए कंपोस्ट। ये काफ़ी अच्छा होता है। कंपोस्ट जो होता है वो वेल रोटेड प्लांट्स होते हैं, जो कि मतलब कि प्लांट सड़ गया, पत्ता कुछ गिरा, उस पत्ता को लेके जाओगे मिट्टी का अंदर में डाल दोगे, वो मिट्टी में सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, रोटेड हो जाएगा। ठीक है। उसको क्या कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। वैसे ही ग्रीन मैनर क्या होता है, ग्रीन मैनर आर क्रॉप्स ग्रोइंग इन द फील्ड एज द प्योर क्रॉप। जब भी आप क्रॉप किए हैं, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया, ख़त्म हो गया, उसमें क्या होगा, घास वगैरह हो जाएगा। अब जब घास वगैरह हो गया तो आप उसमें क्या करते हो, ट्रिलिंग कर देते हो, ड्रिलिंग कर देते हो, ट्रिलिंग करते हो, प्लगिंग करते हो। प्लगिंग और ट्रिलिंग करते हैं तो जो घास होता है, वो घास क्या होता है, वो मिट्टी में दब जाता है। जब मिट्टी में दब जाएगा तो मिट्टी में वो मर जाते हैं, और उस प्लांट में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो जब भी सड़ जाता है, कंपोस्ट होता है, उसी से हम मिट्टी को फिर से तुम्हारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। ये होता है ग्रीन मैनर। ठीक है। तो ग्रीन मैनर होता है, ग्रीन मैनर आर द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स है, ग्रोन इन द फील्ड एज द प्योर क्रॉप्स। ये भी क्या होता है, कुछ क्रॉप्स होते हैं जो कि प्योर क्रॉप के साथ होते हैं, एज
द इंटरक्रॉप्स बिटवीन द मेन क्रॉप्स। तो यानी कि दो क्रॉप्स के बीच में जो क्रॉप्स हुआ, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि जो उसको बीच में डालते हैं, कुछ घास वगैरह होता है जो कि न्यूट्रिशन देते हैं। तो ये हमारा मेन क्रॉप्स एक बार होगा पेड़ी का, दूसरा 6 महीने के बाद फिर से होगा बादाम का या पेड़ी का। बीच में जो गैप था उसमें से हम कुछ क्रॉप्स डाल देंगे, कुछ घास वगैरह ऐसे डाल देंगे, फिर वो बड़ा हो जाएगा ऐसे ही। फिर बड़ा होने के बाद उसमें क्या करते हैं, हम उसको प्लगिंग कर देते हैं। प्लगिंग करने के बाद जो घास था वो घास मिट्टी के अंदर में दब जाएगा। जब दब जाएगा तो उससे न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एज द इंटरक्रॉप्स बिटवीन द मेन क्रॉप्स के बीच में जो इंटरक्रॉप्स रहा, एंड देन द बेरिड इन द फील्ड टू इनरिच द सॉइल। तो मैंने बताया ना, जो कि घास वगैरह होते हैं दोनों मेन क्रॉप्स के बीच में, उसी को फिर उसके मिट्टी में दफना दो। कैसे दफनाओगे? प्लगिंग करके। तो वो फिर क्या होगा कि एक अच्छा मैनर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और एक यूज होता है जो कि बायो फर्टिलाइजर होता है। बायो फर्टिलाइजर्स फिर क्या होता है उसको समझते हैं। दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। ये नाइट्रोजन को फिक्सिंग करते हैं। अच्छा, आपको तो पता होगा कि ये जो प्लांट्स होता है, इसका एक फोटो भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही प्लांट को समझ लो। अब ये जो प्लांट्स है, इस प्लांट्स का एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन होगा, ये तो आपको पता है, जिसका नाम हो गया N2। N2 क्या होता है? वो डायरेक्ट प्लांट नहीं ले पाता है। हमेशा याद रखना, एटमॉस्फेयर से प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को नहीं ले पाता है। फिर वो कैसे होता है ना, नाइट्रोजन गैस मिट्टी का अंदर में एंटर करता है। फिर यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन से नाइट्राइट में, ठीक है। फिर वो नाइट्राइट को लेता है प्लांट्स। ये आपको पता होना चाहिए। इस क्या करते हैं हम बायो फर्टिलाइजर में, देयर आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। कुछ फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बताया ना मैंने, बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन को फिक्सिंग करते हैं मिट्टी का अंदर में। हम क्या करते हैं, दे आर वाइडली यूज्ड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाके उसको डालते हैं। वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म फैक्ट्री में लाके जो फार्मिंग होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, वहीं पे डाल देते हैं। मेक द एग्रीकल्चरल सस्टेनेबल। तो उसको बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल करने के लिए वहां पे डालते हैं। इसमें क्या होता है, राइजोबियम होता है जो कि एक बैक्टीरिया है, जिसको लाते हैं और फील्ड में डालते हैं। तो वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग करने पर बहुत से, नाइट्रोजन तो एक न्यूट्रिएंट होता है ना प्लांट्स के लिए। अच्छा, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर ये बोल के एक वो भी एक बैक्टीरिया है, इसको भी डालते हैं। ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी ला के डालते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ जो कि इंक्रीजिंग करते हैं, यहाँ पे जाके नाइट्रोजन को नाइट्राइट से कन्वर्ट करते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर में गिना जाता है, जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसको वो सिर्फ ऑर्गेनिक फील्ड में डाला जाता है। बात समझ में आता है। इसके बाद आते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ कंपोस्ट व्हिच इज मेड यूजिंग द अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स को जानते हो? वो अर्थवर्म्स क्या करते हैं, मिट्टी में पहले मिट्टी लाते हैं, और मिट्टी में यहाँ पे उसका फोटो भी है, आपको कुछ दिखा देता हूँ। देखो, ये मैनर वगैरह डाला, ये तो फर्टिलाइजर डालता है यहाँ पे, मैनर वगैरह, यहाँ पे ये गोबर है, ठीक है। अब देखो, ये सार है जो कि ये केमिकल्स है, ये आप देख सकते हो, ये केमिकल्स है। तो केमिकल ज़्यादा डालने पर ये क्या होगा इसको बता रहा है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जैसे कि गोबर है, गोबर में थोड़ा अर्थवर्म्स बहुत आ जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी है उस जगह पे अगर गोबर वगैरह है या फिर कुछ अर्थवर्म्स का हम एक्स्ट्रा वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वो कंपोस्ट बनाता है, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट किसके थ्रू से बनता है ना, अर्थवर्म के थ्रू से बनता है। बात समझ में आता है पूरा क्लियर? तो चलो अब आते हैं कि जब वर्मी कंपोस्ट आर मेड यूजिंग द अर्थवर्म्स। बात समझ में आ गया। अब ये फर्टिलाइजर जो मैंने फोटो दिखाया, देखो यहाँ पे होता है फर्टिलाइजर जो कि प्लांट्स में बनता है, ठीक है। ये प्लांट्स में बनता है प्योर केमिकल से, भाई साहब, ये भी केमिकल से, प्योर केमिकल से। ये सारे जो होते हैं, कुछ फोटो मैंने दिखाया जो कि फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। सार होता है, इसको हिंदी में सार बोलते हैं। और ये हो गया गोबर, जो कि मैनर बोल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट बोल सकते हो, बायो फर्टिलाइजर्स बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वो होते हैं फर्टिलाइजर, ये मैनर, और वो जो केमिकल्स होता है वो होता है फर्टिलाइजर। तो इन दोनों का बीच में डिफरेंस क्या होता है भाई साहब? फर्टिलाइजर और मैनर में क्या डिफरेंस होता है जानते हैं? इसको आधा कर दिया मैंने ऐसे करके,
तो डिफरेंस को समझते हैं। पहले आते हैं फर्टिलाइजर समझते हैं ना। फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है फर्टिलाइजर। तो इसको इंसान बनाता है, कहाँ पे, ये प्लांट्स में बनता है, मैन मेड है, इनऑर्गेनिक है। लेकिन मैनर क्या है, मैनर इज ए नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of the cattle dungs and the plant residues। मतलब कि जो प्लांट मर गया या फिर जो कैटल डंग्स हुआ उससे डिकम्पोस्ट करके, डिकम्पोजिशंस करके इससे बनाया जाता है, इसको बोलते हैं मैनर। पहला पार्ट समझ में आ गया पूरा। सेकेंड पार्ट आता है फर्टिलाइजर प्रिपेयर इन फैक्ट्री। ये फैक्टर्स लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट्रीज क्या होता है, फैक्ट्री FACTORIES, ठीक है। फैक्ट्रीज में क्या होता है कि जो प्लांट्स वगैरह होता है वो प्लांट्स वगैरह में फर्टिलाइजर को वहां पे बनाया जाता है, ठीक है। और ये मैनर जो होता है ये अपने घर में बना सकते हो आप, फार्मर खुद फील्ड में बना सकता है। इससे क्या होता है, मैनर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। अब सॉइल को सबसे ज़्यादा ह्यूमस कौन प्रोवाइड करेगा, मैनर प्रोवाइड करता है, ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है। अब आता है तीसरा नंबर, फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल को वो ह्यूमस प्रोवाइड करता ही नहीं है। कौन, फर्टिलाइजर कभी भी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन जो मैनर होता है वो बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, सॉरी फील्ड को। अब आता है मैनर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है, ये बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। क्योंकि डायरेक्ट हम केमिकल्स डाल रहे हैं तो ये बहुत ही रिच होगा, नाइट्रोजन बहुत रिच होगा, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसमें बहुत हाई मात्रा का ये परसेंटेज होते हैं, ये सारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, किसमें, फर्टिलाइजर में। लेकिन मैनर में क्या होता है, इट इज रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रेंट्स, इसमें थोड़ा कम होता है। तो आप तो बोलोगे भाई साहब फर्टिलाइजर तो इससे अच्छा है, तो इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम मिलता है, लेकिन ज़्यादा भी तो खराब होता है ना, एक्सेसिव खराब है। तो एक्सेसिव क्या खराब है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि हम मान लो व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ द रिप्लेसिंग द सॉयल विथ अ न्यूट्रिशन। हम कैसे ऐसे कर सकते हैं, 3 मेथड ऐसे बताओ कि जो रिप्लेसिंग द सॉयल विथ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है वो मतलब कि जो वो न्यूट्रिशन जो खत्म हो गया था प्लांट में वो कैसे बढ़ पाएगा, उसका उपाय बताइए हमें। मैं एक फार्मर हूँ, मेरा एक खेती था, उसमें मैंने बार बार क्रॉप्स किया, तो मेरा उस प्लांट्स का न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, तो मैं क्या करके वो न्यूट्रिशन का बढ़ा पाऊँ। देखो, पहला मेथड होता है एडिंग द ऑर्गेनिक मैनर्स टू द सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैनर मैंने बताया ना, जैसे कि हमारे जो फर्टिलाइजर होता है, बायो फर्टिलाइजर्स मैंने बताया, जो कि आपका कंपोस्ट जो बताया, ऑर्गेनिक मैनर्स हमने बात कर रहे हैं अभी, ये सारे के सारे आप डाल दो। नहीं तो आपको एडिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमने जो बताया अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात किया, सारे फोटो भी दिखाया मैंने, सार बोलते हैं उसको, खरीद के ले आओ और इसमें डाल दो इसको। नहीं तो लिविंग द सॉयल, लिविंग द फील्ड ऑन कल्टिवेटेड बिटवीन द 2 क्रॉप्स। एक क्रॉप्स, अभी मेरा पेड़ी हो रहा है, खत्म हो गया मेरा पेड़ी, अब 4-5 महीने उसको ऐसे ही खुला छोड़ दो, कुछ मत करो। खाली छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उसमें तुम्हारा क्या होगा, पत्ता गिरेगा, एनिमल्स मरेंगे, फिर आर्थ्रोम बढ़ जाएगा, वो सारे क्या होंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर रहना शुरू करेंगे इसी सॉइल में, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि तुम्हारा न्यूट्रिशन बढ़ा देगा प्लांट्स को। तो क्रॉप्स को और एक क्रॉप्स के बीच में जो गैप है उसमें ऐसे ही खुला छोड़ दो, कुछ मत करो प्लांट लीव को, तो फील्ड को। तो लिविंग द फील्ड ऑन कल्टिवेटेड, तो फील्ड को ऑन कल्टिवेटेड बिटवीन द 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप्स के बीच में खुला छोड़ दो। अब समझ में आया। और क्या कर सकते हो भाई साहब, और कर सकते हो क्रॉप रोटेशन कर दो। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, देखो इस बार मैंने पेड़ी किया, इसके नेक्स्ट जो करूंगा ना मैं बादाम कर दूंगा, क्योंकि जो पेड़ी को चाहिए न्यूट्रिशन वो सिर्फ लिया तो दूसरा वाला खाली था, दूसरा वाला न्यूट्रिशन को कौन लेगा, अभी दूसरा वाला को लेगा बादाम। बादाम भी जो पेड़ होता है तो वो भी कुछ न्यूट्रिशन छोड़ के जाता है, ऐसे ही प्लांट सिर्फ जिंदा होते हैं खाते नहीं है, वो कुछ छोड़ के भी जाते हैं, तो वो खुद कुछ न्यूट्रिशन छोड़ देगा।
फिर तीसरा बार क्या करेंगे, कुछ ग्राम्स वगैरह कर देंगे। तो क्रॉप को रोटेट करो, सिर्फ पेड़ी सिर्फ पेड़ी सिर्फ ग्रेन्स सिर्फ ग्रेन्स, ऐसा करने से क्या होगा, वो सॉयल का फर्टिलिटी पावर खत्म हो जाता है उस स्पेशल उस प्लांट के लिए। तो हमको क्या करना है, क्रॉप को रोटेट करते रहना है। तो क्रॉप रोटेशन इन व्हिच द डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन अल्टरनेटली टू ग्रो ए सॉयल टू रिप्लेस विथ अ डिफरेंट न्यूट्रिशंस। मैंने बताया ना, जब प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स भी खुद न्यूट्रिशन छोड़ देता है, ठीक है। जब मर जाता है तो वो खुद भी न्यूट्रिशन छोड़ देता है। तो अलग अलग प्रकार की क्रॉप को रोटेट करते रहो। बात समझ में आया? अब कुछ एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर के, सब देख सकते हो, यूरिया, पोटाश, सल्फर, सुपर फॉस्फेट, ठीक है, एमोनियम सल्फेट, ये सारे के सारे जो होते हैं केमिकल्स होते हैं, ये काफ़ी हाई न्यूट्रिशन दे देते हैं प्लांट्स को। अच्छा भी है, कुछ खराब भी है, वो बताएंगे। अच्छा, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। प्रोस क्या होता है ना, दे आर द केमिकल्स, ये सारे जो फर्टिलाइजर होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो केमिकल्स है, रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस एंड हेल्प फार्मर गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, पेडी एंड मेज। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, क्या चीज़ को, व्हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब देश में सोचो कि जो कितना आदमी है, कितना लोग खाएगा, इतना सारा खाने के लिए उसको अगर वो ज़्यादा यील्ड नहीं होगा, ज़्यादा अगर वो खेती नहीं करेगा तो लोगों कैसे पहुंचाएगा, कैसे बताओ। तो इसीलिए फर्टिलाइजर डाल दो, ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। अब पेड़ी हो गया, पेड़ी भी बहुत, धान होता है, धान बहुत चाहिए लोगों को, मेज भी बहुत खाता है, मेज, पेड़ी, वीट्स, इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि ज़रूरत से ज़्यादा भी फल जाए और लोग के पास पहुँचे। अब कौन क्या होता है, क्या खराबी होता है इससे, दे मेक सॉइल लेस फर्टिलिटी। अब बहुत बार उसको डालते डालते, ये तो केमिकल्स है ना, वो सॉइल को खराब कर देगा जी। तो सॉइल को खराब अगर कर देगा तो लेस फर्टिलिटी होगा कि नहीं होगा। तो नेक्स्ट जब क्रॉप आप करोगे तो वो लेस फर्टिलिटी होगा, ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होगा। एंड कॉज द वाटर पॉल्यूशन। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन क्यों करेगा भाई साहब, अब इसको फोटो देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक फोटो मेरा था, देखो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। अब जैसे कि तुम्हारा खेती है, बगल में घर है, खेती है यहाँ से, ठीक है, ये खेती नहीं है, ये सब ये दिखाई कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री से फर्टिलाइजर आ रहा था। अब फर्टिलाइजर यहाँ पे डाला गया, जो व्हाइट कलर का बिंदु बिंदु डट 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 दिखाई दे रहा है, वो सारे के सारे फर्टिलाइजर था। और फर्टिलाइजर क्या हुआ, बारिश वगैरह हुआ, बहुत ऊपर से पहाड़ी एरिया था, बारिश आ गया, बाढ़ आ गया, तो क्या हुआ कि जब पानी डायरेक्ट आया और आने के बाद वो बहता हुआ पानी पूरा नदी में आ गया। तो नदी में जब आया तो जो क्रॉप हमारे फर्टिलाइजर डाला हुआ था वो फर्टिलाइजर भी आ जाएगा पानी के साथ, और आके किसको पोल्यूशन किया, वाटर को पोल्यूशन किया। वाटर को पोल्यूशन किया तो क्या प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, प्रॉब्लम है कि वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना मछली है वो मछली मर जाएगा। उस पानी को जो पीता है, जो नीचे एरिया में गांव में उस पानी को पीते हैं, वो सारे के सारे फर्टिलाइजर पानी पिए, केमिकल बेस्ड पानी पिए, बीमार पड़ जाएगा। उस पानी को जो यूज करेगा किसी दूसरे काम पे, उसका काम खराब कर देगा पूरा। तो इसीलिए ये वाटर पॉल्यूशन बहुत ही हार्मफुल होता है। बस समझ में आ गया पूरा। तो केमिकल्स क्या करता है, ये फर्टिलाइजर वाटर पॉल्यूशन भी करता है, मतलब कि कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मैनर जो है बेटर होता है, हमने पढ़ा। तो वाई इज मैनर बेटर देन फर्टिलाइजर, तो फिर मैनर क्यों बेटर है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इसीलिए मैंने नोट्स के हिसाब से लिख दिया, आप उसको पॉज वगैरह मार के लिखो बैठ के बाबू। ऐसे सिर्फ सुनने से थोड़ी रिजल्ट अच्छा होगा, लिखने से, पढ़ के बिना देख के लिखने से रिजल्ट अच्छा होगा। तो इसको लिखो बैठ के। ऑर्गेनिक मैनर इज बेटर देन द फर्टिलाइजर क्योंकि इट एड्स ह्यूमस। मैनर जो होता है वो ह्यूमस बढ़ाता है टू सॉयल एंड इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जब ह्यूमस बढ़ जाएगा प्लांट में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। एक काम कर सकते हो, तुम भी देख सकते हो, तुम्हारा जो घर में होगा ना गमला वगैरह, उसमें थोड़ा सा गोबर वगैरह डाल दो, फिर पानी को डाल दो, वो पानी को खींच के रखेगा गोबर। ये बहुत ही अच्छा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, ह्यूमस को बढ़ा देता है। और क्या होता है, इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर को बढ़ा देता है। सॉइल क्या होता है कि जब बहुत ही मतलब सूखा रूखा होता है ना, टेक्सचर बन जाएगा तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सॉफ्टी नेचर का होगा, थोड़ा सा मतलब कि हाथ में पकड़ोगे तो जो सॉइल को पकड़ोगे तो काफ़ी
मतलब बोलते हैं ना टेक्सचर जैसा, तो जैसे कपड़ा टेक्सचर होता है जैसे फिसलता है, वैसे ही तुम्हारा इंप्रूव कर देगा, सॉइल का टेक्सचर को इंप्रूव कर देगा। और क्या होता है, इट मेक्स द सॉइल पोरस विथ हुइच द एक्सचेंज गैस इजीली, थोड़ा थोड़े छोटे छोटे छेद कर देगा, क्योंकि जब भी आप गोबर डालोगे तो आर्थवोम कहाँ पे भी होगा, वो घूम घूम के आएगा तुम्हारे पास, आर्थवोम आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, आके वहां पर रह जाएंगे। तो रहने से अच्छा है कि वो क्या होगा, अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, उससे वो सॉइल को क्या कर देगा, होल करेगा, पोर्स कर देगा। पोर्स करने से क्या होगा, पोरस कर देगा या पोर्स कर देगा। पोर्स करने से क्या होगा, एयर अंदर में जाएगा, एयर बाहर आएगा, उससे ज़्यादा अच्छा है ना, नाइट्रोजन भी जा सकता है और बाकी गैसेस भी जा सकता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा होता है। और क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मैंने बताया ना, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो कि बहुत ही दोस्त होते हैं हमारे लिए, वो भी चला जाता है मिट्टी का अंदर में जब भी मैनर वगैरह डालते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप रोटेशंस। ये कुछ क्रॉप रोटेशंस के बारे में किया गया है, नॉर्थ में साउथ में कैसे कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इन नॉर्थ इंडिया फार्मर यूज द ग्रो द लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होता है, जो कि तुम्हारा जो डाल किस्म का प्लांट होते हैं उसको लेग्यूम्स बोलते हैं। इन वन सीजन एज फोल्डर एंड द वीट इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो एक बार क्या करते हैं कि जो वो लेग्यूम्स डालते हैं और एक बार क्या करता है, वीड्स डालता है। इससे क्या होता है कि जो तुम्हारे जो प्लांट्स होते हैं उसको अच्छे से वो रिप्लेंस कर सकते हैं, वो जो मतलब प्लांट का जो न्यूट्रिशन है उसको रिप्लेंस कर सकते हैं विथ नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन का फिक्सिंग का बात एक तो समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूट नडुल्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स, इसका एक तो बात समझ लो, पहले इसका फोटो के साथ मैं समझा दे रहा हूँ। देखो ये लेग्यूम्स प्लांट है, जो कि लेग्यूम्स प्लांट था। तो प्लांट क्या होता है, मिट्टी का अंदर में जब था तो ये जो रूट है, रूट के बीच में कुछ कुछ बैक्टीरिया के बैठ जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। इस राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। मैंने बताया था ना, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस को तोड़ता है और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। कौन तोड़ता है, ये बैक्टीरिया तोड़ता है। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। बात समझ में आया, पूरा क्लियर। तो वो है, बोलता है रूट नडुल्स। रूट नडुल्स कौन सा वाला हो गया, ये वाला जो है बीच बीच में जो गांठ पड़ा हुआ है वो हो गया रूट नडुल्स। ठीक है, तो वो रूट नडुल्स, ठीक है, ऑफ द लेगुमिनियस प्लांट हैव द राइबोसोम्स बैक्टीरिया दैट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड मेक यूजेबल बाय प्लांट्स। क्लियरली समझ में। जो रूट नडुल्स होते हैं वो होता है लेगुम्स प्लांट में, लेगुमिनियस प्लांट जितने होते हैं, डाल किस्म का प्लांट होता है, वहां पे क्या होता है, राइबोसोम बोल के एक बैक्टीरिया आते हैं और रह जाते हैं, जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करके दे देता है। क्लियर बाबू। अब आते हैं इरिगेशंस। इरिगेशंस, अब सारे फर्टिलाइजर का बात हमने कर लिया। इरिगेशंस यानी कि प्लांट्स में पानी देना, पानी देने को बोलते हैं इरिगेशंस। अब देखो, time and frequency of the irrigation depends upon the variety crops, the type of soil and seasons. Water has to be done more frequently but do the increased rate of evaporation by the soil and the leaves. अब क्या करते हैं कि जो देखो, हमारे सॉयल, अब प्लांट्स को पानी अगर नहीं देंगे तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो टाइम टू टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। क्यों इरिगेशन नेसेसरी है बताया गया था ना, इरिगेशन इसीलिए नेसेसरी है ताकि समर सीजन में पहले तो क्या होता है कि ज़्यादा पानी इवापोरेशन होता है थ्रू द सॉयल एंड द लीफ। लीफ के थ्रू से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सॉरी इवापोरेशन हो जाता है, और सॉयल में जो पानी है वो भी इवापोरेशन हो जाता है। उसको पानी को देने के लिए वहाँ पे तो हमको वाटर करना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है इरिगेशन इज एसेंशियल बिकॉज द प्लांट्स कंटेन 90% वाटर। प्लांट में 90% वाटर होता है, अगर वो सारी के सारी इवापोरेशन हो गया तो फिर प्लांट तो खुद मर जाएगा ना। एंड नीड इट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको पानी चाहिए प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। व्हेन रूट एब्जर्व वाटर दे ऑल्सो ऑब्जर्व द मिनरल एंड फर्टिलाइजर। जब भी वो प्लांट्स का एक रूट है, रूट से जब आता है पानी आता है, उसके साथ वो जो प्लांट्स के अंदर में जो सॉइल के अंदर में जो मिनरल्स है और जो फर्टिलाइजर हमने डाला था वो भी पानी के साथ आता है। पानी ही नहीं रहेगा तो जो हम फर्टिलाइजर डाले हैं वो कैसे आएगा।
जो मिनरल्स है वो कैसे आएगा, तो इसीलिए पानी तो डालना पड़ेगा ना। समझ में आया? अच्छा, तो व्हेन द रूट एब्जर्व वाटर दे ऑल्सो एब्जर्व द मिनरल एंड द फर्टिलाइजर। समझ में आ गया? जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस ड्राई कंडीशन, अगर खाली सूखा है पानी नहीं डाले हो तो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन जो सीड से व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है, सूट निकलता है, तो वो जर्मिनेशन होता है। वो जर्मिनेशन होगा कैसे, जब पानी नहीं डालेंगे तो। क्लियर? न्यूट्रिएंट्स dissolve in water get transport different part of the plant. Water also protect the crop from the frost and the air host air current. वाटर अगर होगा तो अगर गर्म हवा आता है तो गर्म हवा से भी उस प्लांट्स को बचाता है वाटर। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इरिगेशन, व्हाई इरिगेशन इज नेसेसरी, आप लिख के नोट्स लिखोगे, ठीक है। अच्छा, ये सोर्स ऑफ इरिगेशन कैसे होता है, इरिगेशन कैसे करते थे पहले और अभी भी कुछ कुछ गांव में किया जाता है। जैसे कि एक कुआं खोद दो, इस कुआं से पानी लाओ और पानी ला के करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। नहीं तो ट्यूबवेल कर दो, एक मोटर सिस्टम कर दो, पानी नीचे से खींच के लाएगा और डाल देगा जाके जाके जहाँ पे डालना है। रास्ता बना दो, छोटे छोटे कैनल्स बना दो, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद पॉन्ड वगैरह कर दो भाई। तुम्हारा गांव में कहीं पे एक गाढ़ा सा जगह होगा, वहाँ पे पॉन्ड होगा, पानी ऐसे ही जमा रहेगा, उस जगह से पानी को लो और लेके यूज करो। नहीं तो लेक होगा, अगर तुम्हारे गांव के बगल में आसपास में कहीं पे लेक है जो कि पानी बहुत स्टॉक है, वहाँ से यूज करो, खेती करो, ठीक है, फर्टिलाइजर यूज करो। नहीं तो रिवर होगा, नदी होगा तुम्हारे पास में, नदी से लो पानी। डैम होगा, डैम क्या होता है, नदी बह के आ रहा था, हमने बीच में रास्ता लगा दिया, पूरा एकदम दीवार खड़ा कर दिया, तो पानी क्या होगा कि उस साइड से जो पानी आ रहा था वो स्टॉक होते हुए बढ़ेगा। उस स्टॉक पानी को यूज करो एज ए इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए और कुछ खेती करने के लिए यूज करो, ठीक है। उसके बाद कैनल, कैनल गांव में देखने बहुत मिलता है। आप लोग अगर गांव के बच्चे हो तो आप कैनल में देख सकते हो, कैनल ऐसे जाता है, और शहर में तो ऐसा देखने नहीं मिलता है जनरली, ठीक है। कैनल तो ये कैनल होता है जिसमें पानी जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, वो पहले जमाने में क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड्स ना। ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड कैन बी टू टाइप्स, वन दैट यूज कैटल एंड ह्यूमन लेबर। पहले होता है वन दैट कैटल एंड ह्यूमन लेबर, इंसान खुद लेबर करता था और कैटल से भी करवाता था। दे आर चीपर बट लेस एफिशिएंसी लेट दिस इंक्लूड्स, जो कि ये सारे देख सकते हो, ये खुद इंसान करता था। पहले क्या करता था, कुआं से पानी निकालेगा और निकाल के पानी कैनल में दे देगा। एक कैनल में वो छोटा छोटा कैनल होता है और उससे पानी जाएगा। ये काफ़ी ह्यूमन एफर्ट, उसमें वर्क लगता है, आदमी को बहुत ही लेबर लगता है और इसका एफिशिएंसी कम है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है पानी देने के लिए इसमें। और ये कुछ चेन पंप से, जिस चेन पंप को आदमी भी चलाता था, कुछ मोटर चलाता है और कुछ कैटल्स भी इसको बिठा के चलाते हैं, गोल गोल घूम घूम के। तो ये भी काफ़ी लेस एफिशिएंसी है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा कुछ होने वाला था नहीं, लेकिन वो पुराने ज़माने का था। ये भी सारे कुछ है, ठीक है। ये जो पुराने ज़माने में यूज होता था ये सारे, ये कुछ इतना इफेक्ट नहीं था। तब बाद में फिर क्या हुआ, फिर वन और एक चीज आया, जैसे कि ह्यूमन एफर्ट्स किया गया। ह्यूमन एफर्ट्स के बाद क्या हुआ, वन दैट यूज पंप्स यूज किए टू लिफ्ट द वाटर, नीचे से ऊपर को उठाने के लिए। आपके घर में भी अभी पंप्स वगैरह होगा जो कि बोरिंग से पानी ऊपर टैंक को उठाता है, नहीं तो आपका कुआं से पानी को ऊपर उठाता है, जो कि बोरिंग वगैरह में यूज होता है, जो वाटर पंप्स। वही वाटर पंप्स को किसी नदी में डाल दो और वो पहुंचाएगा। तो वाटर पंप जो चलता था किससे चलता था, डीजल से चलता था, बायोगैस से चलता था, इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, नहीं तो सोलर एनर्जी से चलता था, ठीक है। तो इतना सारा चीज में अभी सोलर एनर्जी का बहुत ही मार्केट में चर्चा चल रहा है, तो सोलर एनर्जी में सारे पंप्स वगैरह को चलाया जा रहा है, ठीक है। ये सारे हो गया तुम्हारा पंप सेट। एक हो गया ह्यूमंस किया, कैटल किया, नहीं तो अभी पंप्स किया। ये हो गया तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड। अब आते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अभी का और टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, कम समय पे ज़्यादा काम करना है भाई साहब, हम ना हो फिर भी मेरा काम चलना चाहिए भाई साहब। तो ये होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं ना, दे आर बेस्ट फॉर द सेविंग वाटर। सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ हुआ कि जब पानी को सेव कर दिया, ये पानी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। टू मेन इरिगेशन मेथड यूज्ड आर स्प्रिंकलिंग सिस्टम। पहले आते हैं स्प्रिंकलिंग सिस्टम। स्प्रिंकलिंग वर्ड से आते हैं स्प्रे जैसा आप नाम सुन रहे हो, स्प्रिंकलिंग मतलब कि जैसे कि तुम बार्बर का दुकान जाते हो और बार्बर का दुकान में जाते हो तो पहले वो स्प्रे करता है,
बाल में स्प्रे करता है तो वो स्प्रिंकलिंग करता है तुम्हारे बाल पे। तो वैसे सोचो कि जब स्प्रिंकलिंग किया जाएगा पूरा का पूरा इस फील्ड में तो हो जाएगा स्प्रिंकलिंग सिस्टम। तो इससे क्या किया जाता है ना, एक वर्टिकली एक पाइप होता है जिस पाइप को ऐसा रखा जाता है और इस पाइप में बहुत सारा छेद होते हैं और एक नोजल लगा जाता है जो कि घूमता रहता है वो, और हाई प्रेशर में पानी, ये पाइप लगा होगा कहीं मोटर के साथ, तो इस मोटर के साथ जब लगा रहेगा तो ये पानी बहुत ही हाई प्रेशर में देगा तो ये पानी ऊपर स्प्रिंकलिंग करेगा, ऊपर में पानी ऐसे स्प्रिंकलिंग करेगा। तो और घूमता रहता है एक नोजल, तो हर जगह पे ये पानी पहुंचा देता है। तो वैसे ही 2 4 5 टो कर दो तो पूरा फील्ड में हो गया पानी देना। तो ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम हुआ करता है। तो स्प्रिंकलिंग सिस्टम क्या है, बेस्ट प्लेस वेयर द लैंड आर ऑन इवन, मतलब कि ऐसा कुछ होता है प्लांट्स जब भी पथरीला एरिया जाओगे तो एक प्लांट ऊपर है, एक फील्ड जो है वो ऊपर एरिया में है और ऐसे नीचे है, लैंड जो होता है वो ऊपर नीचे फिर नीचे ऊपर ऐसे होता है। ये पथरीला एरिया में, पहाड़ी एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिलेगा। जैसे कोस्टल जोन में नहीं होता, ये कोस्टल जोन यानी कि समुंदर एरिया जो होता है वो पूरा प्लेन रहता है, लेकिन पहाड़ी एरिया में जनरली ऑन इवन होता है लैंड। उसमें क्या होता है कि जब पानी एक जगह पे दोगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला पानी नहीं रहेगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम करो, हर जगह पे पूरा इक्वली पानी पहुंच जाएगा। तो सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहां पे पानी का कमी है, पानी का कमी बहुत जगह पे हो सकता है, तो पानी का कमी जहां पे है वहां पे तुमको ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम बहुत काम देगा। ठीक है, इट हैज ए परपेंडिकुलर पाइप, जैसे मैंने बताया कि जो एक परपेंडिकुलर पाइप होगा, परपेंडिकुलर मतलब कि जो सीधा 90 डिग्री में फील्ड का साथ रखा होगा, परपेंडिकुलर पाइप विथ ए रोटेटिंग नोजल, यहाँ पे एक नोजल होगा जो कि रोटेट करता होगा, रोटेटिंग नोजल है। ठीक है, ऑन द टॉप जॉइंटिंग टू द मेन पाइपलाइन, ये मेन पाइपलाइन से जॉइंट किया, एट ए रेगुलर इंटरवल, पाइपलाइन एट ए रेगुलर इंटरवल, वाटर फ्लो थ्रू द मेन पाइपलाइन, इसके अंदर में पाइप में पानी जाएगा, वाटर जाएगा, वाटर का सिंबल हो गया H2O, तो मैंने H2O लिख दिया, इसका अंदर में वाटर जाएगा मेन पाइपलाइन में, अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर में ये जाएगा। ठीक है, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, यहां से ये रोटेटिंग नोजल से एस्केप होगा यानी पानी निकलेगा, जब हाई प्रेशर में होगा तो पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। द नोजल एंड द स्प्रिंकलर ऑन द क्रॉप लाइक रेन, तो ये स्प्रिंकलिंग करेगा रेन जैसा, बारिश जैसा, ये पूरा स्प्रिंकलिंग कर लेगा प्लांट्स के ऊपर। ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे लॉन्स वगैरह होते हैं, फील्ड में, पार्क में जाओगे लॉन्स होगा वहाँ पे यूज होता है। कॉफ़ी प्लांटेशन, जहाँ पे कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी प्लांटेशन में ये यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन को समझ लो भाई साहब, उसको क्या होता है। अब देखो कि जब प्लांट्स तो है एक लाइन पे, यहाँ पे देखो ये सारे के सारे फूल का प्लांट्स हैं। ठीक है, उसको स्प्रिंकलिंग करने पर क्या होगा, वैसे भी पानी बहुत खत्म हो जाएगा, उससे भी कम पानी खत्म करना है। क्या करना है, एक पाइप डाल दो, ये पाइप डाला हुआ है, तो इस पाइप में क्या हुआ है, बीच बीच में छेद कर दो, होल कर दो एक एक करके। तो जब छेद कर दोगे तो पानी क्या होगा, पाइप का अंदर में जाएगा। जब पानी पाइप का अंदर में जाएगा तो वहीं पे ड्रॉप 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 ड्रॉप्स पानी गिरेगा। यहीं पे ड्रॉप ड्रॉप्स जो पानी गिरेगा वो प्लांट्स का पूरा रूट में जाके पहुंचेगा, और ये जमीन जो इस एरिया का वो पूरा भीगा रहेगा। वो फार्म ये जो मतलब कि लैंड जो होगा, फील्ड जो है वो पूरा भीगा रहेगा और लेस वाटर में हो जाएगा, ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है और 24 आवर ये चलता रहेगा। हम नहीं, हम गए हैं कहीं घूमने के लिए, दुबई चला गया, फिर भी वो मेरा खेती हो रहा है कि नहीं। तो ये कितना अच्छा सिस्टम है बताओ। तो द बेस्ट प्लेस वेयर द अवेलेबिलिटी वाटर इज पोर, जहाँ पे बहुत ही कम पानी है वहाँ पे ये करो। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट ऑफ द क्रॉप्स, जहाँ पे रूट है वहीं पे ड्रॉप 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 गिरेगा, है कि नहीं। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी का वेस्टेज होने का चांस ही नहीं है। तो ये कहाँ पे यूज होता है ना, फ्रूट प्लांट्स, गार्डन में, एंड ट्री, जो बड़े बड़े ट्री भी है वहाँ पे भी, और जो फ्रूट प्लांट है गार्डन है वहाँ पे सारे ये यूज होता है। ठीक है, अच्छा, हाउ डू ओवर इरिगेशन हार्मफुल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ओवर इरिगेशन नहीं करना चाहिए। पानी ज़्यादा डाल दोगे तो फिर भी वो खराब है। क्या खराब है ना, लाइक इरेगुलर एंड अंडर इरिगेशंस एक्सेसिव वाटर कैन ऑल्सो डैमेज द क्रॉप्स। जब भी कम पानी डालोगे तो वो तो खेती के लिए बहुत ही खराब होता है। कम पानी डालोगे तो वो तो कैसे जिएगा, कैसे जर्मिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजर वो अंदर से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ये तो हमने पढ़ा।
एक्सेसिव जब पानी डालते हैं तभी भी डैमेज कर देता है क्रॉप्स को। इन वाटर लॉग्ड फील्ड, जहाँ पे पानी जमा रहता है वो वहाँ पे खराब होता है। एक फोटो होगा तो मैं दिखा दूंगा तुमको। वाटर लॉग्स का पानी नहीं है क्या, नहीं है क्या, एक मिनट डालते हैं। ये तो हो गया स्प्रिंकलिंग सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन। ये देखो कितना बढ़िया है, देखो ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया स्प्रिंकलिंग सिस्टम हो रहा है। ये डीप इरिगेशन देखो, फ्रूट्स प्लांट मैंने केला का बताया था, वहाँ पे देखो ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है, तो है नहीं, ठीक है। अच्छा ऐसे सोचो कि जब पानी बहुत हो गया एक जगह पे, तो पानी जब बहुत हो जाएगा तो वाटर लॉग हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, नीचे ऑक्सीजन जाएगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा नहीं। कहने का मतलब गैस जाएगा नहीं, गैस नहीं जाएगा तो प्लांट्स कैसे जिएगा बताओ। सीड डू नॉट जर्मिनेट, इस केस में भी जर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि दे डू नॉट गेट द सफिशिएंट एयर, एयर जाएगा ही नहीं तो फिर जर्मिनेट कैसे होगा। पानी पूरा भरा हुआ है ना, फील्ड में पूरा पानी भर गया है, नीचे हमने सीड डाला था, फिर जर्मिनेट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। रूट नॉट ग्रो प्रॉपरली क्योंकि लेक ऑफ द सॉयल एरोशंस, ठीक है, सॉयल खत्म हो जाएगा। जब भी पानी बहुत बढ़ेगा तो पानी जब चला जाएगा तो पानी के साथ सॉयल भी ले जाएगा, तो सॉयल ले जाएगा तो फिर वो रूट कैसे अंदर जाएगा, रूट मजबूत नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा अंदर में, ठीक है। और वाटर इवापोरेशन मोर हो जाएगा, पानी ज़्यादा है इस फील्ड में तो वाटर भी इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इवापोरेशन होने पर क्या होता है, वो वाटर में सॉल्ट होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि वाटर में सॉल्ट होता है, और सॉल्ट क्या होगा, वो इवापोरेशन होने पर सॉल्ट इवापोरेशन नहीं होता है, सॉल्ट रह जाएगा। जैसे कि प्लांट है तो इसका स्टेम के एरिया में, रूट्स के एरिया में सॉल्ट रह जाएगा, और वो सॉल्ट क्या करेगा, इस प्लांट को पूरा खत्म कर देगा, खराब कर देगा। सॉल्ट बहुत होते होते सॉल्ट डैमेज कर देता है। तो वाटर इवापोरेशन मोर व्हिच लीड्स टू एक्यूमुलेट्स द सॉल्ट व्हिच इज टर्न द डैमेज द सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल का फर्टिलिटी को भी खत्म कर देता है वो सॉल्ट रह रहे के प्लांट्स में, फील्ड में, और वो प्लांट्स को भी खत्म कर देता है। तो इसीलिए ज़्यादा वाटर खराब है, ठीक है। और क्या होता है ना, रूट्स नॉट गो डीपर इन द सॉइल, वो नीचे नहीं जाता है, सॉइल का अंदर में डीप नहीं करता है। हैंस प्लांट आर नॉट एबल टू गेट फुल न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। जब भी प्लांट्स में पानी, जब फील्ड में पानी बहुत होगा तो वो प्लांट का रूट नीचे नहीं जाएगा। जब रूट नहीं जाएगा तो फिर वाटर न्यूट्रिशंस कैसे लाएगा, नहीं ला पाएगा। द रूट आर ऑल्सो अनेबल टू एंकर द प्लांट्स प्रॉपरली। एंकर का मतलब पकड़ना। एक प्लांट जो होता है, रूट अगर नीचे नहीं जाएगा तो वो पकड़ भी नहीं पाएगा ठीक से, तो इजीली क्या होगा, विंड आएगा तो वो थोड़ा सा हवा से वो गिर जाएगा, प्लांट्स ऐसे होता है, ऐसे गिर जाएगा, है कि नहीं। पूरा समझ में आ रहा है। रूट आर ऑल्सो अनेबल टू एंकर द प्लांट, वो पकड़ नहीं पाएगा, एंकर नहीं कर पाएगा प्लांट को प्रॉपरली। एंड क्रॉप्स कैन इजीली गेट डैमेज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स। जब भी थोड़ा सा भी हवा आएगा तो वो पूरा का पूरा जाएगा, गिर जाएगा। बस समझ में आया। अब आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, लेकिन ये होगा आपका तीसरा क्लासेस में। मैंने बताया था ना, हमने फेज फेज में बताएंगे और बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे आपको। क्या है कि जे आप नोट्स के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड में काम करता हूँ भाई साहब। मुंह में ऐसे बजर बजर कर लूँगा, आप भूल जाओगे। मैं लिख के नोट्स के साथ, आप पोज मार के लिखो वीडियो को बैठ के, आपको रिजल्ट करना है, बढ़िया से लिखो। जो बड़े बड़े प्रिपरेशन सेंटर में जाते हैं, बहुत पैसा खर्चा करके पढ़ाते हैं, उस ये भी लेवल का नहीं पढ़ाते हैं। तो मैंने तो पूरा हाई लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। टाइम तो लगेगा ही लगेगा, मेरा वीडियो तो लंबा होगा ही होगा। अगर वीडियो में दम है, रिक्वेस्ट करूंगा, क्या भाई साहब, डिमांड करूंगा। मैं खुद और आप दोनों अपने अपने दोस्त हैं भाई साहब, तो आपको तो डिमांड करूंगा कि जो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्त के साथ शेयर करो। दोस्त लोगों को चाहिए ऐसा कंटेंट्स, वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको भी भेजो। सब मिलके दुनिया को पढ़ाते हैं और देश को बढ़ाते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।